नमस्कार सर। नमस्कार। नए वाले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। सर, इस एपिसोड का प्रश्न ये है कि जैसे हमारा जो साहित्य है, वैदिक साहित्य, उसके बाद की भी साहित्य, स्पेशली वैदिक साहित्य की बात करें तो उपनिषद और गीता, इन सब में हमेशा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में एक व्यक्ति पूछता है, जिज्ञासु होता है कि जीवन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, दुख क्या है, तमाम तरह की प्रश्न। विषय कुल मिला के वही रहते हैं, जीवन के दुख और मुक्ति, यही सब। तो जो फॉर्मेट है कि एक व्यक्ति पूछता है और एक व्यक्ति उत्तर देता है, तो गीता में, उपनिषद में, कहानियों में, इवन बेताल पचीसी में भी, सभी में ये एक फॉर्मेट रखा गया है। तो सर, यही फॉर्मेट अब सिनेमा, इस एडवांस युग में, आधुनिक युग में सिनेमा जब है तो ये विजुअल मीडियम है, तो क्या वो जो फॉर्म है, वो जो एक तरीका है, जो एक पूरा डिज़ाइन है, एक व्यक्ति पूछेगा और एक व्यक्ति उत्तर देगा, और सिनेमा एक विजुअल मीडियम है, तो क्या वो चीज़ इतनी प्रोफाउंड तभी चली भी आ रही है इतने समय से, और इट वर्क्स ऑल्सो। तो क्या वही चीज़ सिनेमा में रखना कारगर है, या सिनेमा को जो विजुअल मीडियम कहते हैं उसके थ्रू कुछ नया इन्वेंट करने की, या जो ग्रेट मास्टर्स करते हैं, तो इन सब के बीच मिला के सर यही प्रश्न है। बस आप कुछ मत करिए, सिनेमा की भाषा में ले आइए, इमेजेस में कहिए, कारगर वाला प्रश्न ही नहीं रहेगा। दुनिया में किसी भी चीज़ को आप अगर जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं उसकी भाषा में ले आइए। आप अगर साहित्य में कह रहे हैं तो साहित्य की भाषा, अगर आप सिनेमा में कह रहे हैं तो सिनेमा की भाषा, रंगमंच में कह रहे हैं तो रंगमंच की भाषा। बस इतनी सी बात है, सिंपल। तो सर, हाउ वी विल ब्रिंग दैट टू पर्सन्स? उससे पहले अब गहराई में थोड़ा जा रहे हैं, तो शॉर्ट में मैं बता दूं। शुरू में मैं आपसे अनुमति लेके करेक्शन करना चाहूँगा कि जो उपनिषद है और गीता है, ये वैदिक साहित्य नहीं है। अच्छा, सॉरी सर, मुझे वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य अलग अलग किया गया है। वैदिक साहित्य में आता है आपका वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बस। लौकिक साहित्य में आता है पुराण और रामायण, महाभारत। अच्छा। महाभारत में गीता है, कालिदास का साहित्य, सब कुछ। तो गीता लौकिक साहित्य में आया और वो वैदिक साहित्य में। और दोनों को किस आधार पर अलग किया गया है, वैदिक और लौकिक, वो ऐसे दोनों की भाषा अलग है, दोनों की का व्याकरण अलग है, दोनों की शब्दावली अलग है। जिस शब्द का प्रयोग लौकिक साहित्य में खास है वो वैदिक साहित्य में नहीं है। अच्छा, मतलब ही अलग हो गया। मतलब ही अलग हो जाता है। अच्छा। जैसे आप लौकिक साहित्य में संज्ञान के लिए कहेंगे कि आप मेरी बात को संज्ञान में लीजिए, कॉग्निशन। जैसे उसका संज्ञान शून्य हो गया था, दुष्यंत का भूल गया था पत्नी, है ना। लेकिन वहाँ पर संज्ञान का मतलब है साथ साथ रहना। वेद में संज्ञान सूक्त ही है, अंतिम सूक्त ऋग्वेद का वही है। इसमें होता है कि मैत्री, सद्भाव, इसको संज्ञान कहा गया है। आपके यहाँ लक्ष्मी कादम्बरी में हम लोग पढ़ते हैं बाण भट्टी की, तो उसमें लक्ष्मी का मतलब धन और संपत्ति। वेद में जो है वो धन संपत्ति के लिए वसु। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप वैदिक साहित्य पढ़ने जा रहे हैं, इस बात का अगर ध्यान रखेंगे कि उसका व्याकरण भी अलग होगा, उसका ग्रामर, संस्कृत ग्रामर बिल्कुल अलग है। पूर्ण बात नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ भी बिल्कुल हो जाएगा। इसी लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग वेद जब पढ़ने जाते हैं उसमें उसका व्याकरण ही अलग है। जो पाणिनीय व्याकरण है उसके अनुसार कुछ और मतलब निकलता है संस्कृत का, और जो आजकल का व्याकरण वो बिल्कुल अलग निकलता है। पाणिनीय भाषा, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि गंगा नदी नहीं है, तो आपको अजीब लगेगा ना। लेकिन जब मैं कहूँगा कि महर्षि पाणिनि के व्याकरण के अनुसार कैसे नदी एक संज्ञा है, नदी एक संज्ञा है जिसमें ये कहा गया है जिस भी नदी के नाम में अगर आ आएगा तो वो नदी संज्ञा नहीं कहलाएगी, लेकिन अगर दीर्घ ई और दीर्घ ऊ आएगा तो वो नदी संज्ञा कहलाएगी। अब गंगा में आ गया, नदी संज्ञा नहीं है। वरुणा नहीं है, और आपका वो क्या है वहाँ पर संगम में यमुना में आ है, वो नदी नहीं है, ठीक है। या आपके उधर जो मध्य प्रदेश में एक है नर्मदा, नदी संज्ञा नहीं है। लेकिन अगर आप गोमती कहेंगे तो ई आ गया, वो नदी संज्ञा है। व्याकरण की दृष्टि से गोमती नदी है, गंगा नदी नहीं है। कितना फर्क पड़ गया। बहुत। तो लोग स्वीकारेंगे नहीं सर। स्वीकारेंगे नहीं, इसलिए अगर आप खाली यूँ ही बोलेंगे गंगा नदी नहीं है तो कहेंगे पागल है। इसलिए पहले ही भेद जाना चाहिए। अब आता है कि ये संवाद के रूप में जो कुछ भी जहाँ भी कहा गया है, जैसे शून्यक्षेप आख्यान है, वो भी संवाद के रूप में कादम्बरी में बहुत ही मशहूर है। वो तो कई बार मैं ही उद्धृत कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि कैसे वो चंद्रापीड़ जो राजकुमार है, राजा होने जा रहा है, राज्याभिषेक, तो वहाँ पर महामंत्री जो है शुकनास,
वो बताते हैं कि जीवन कैसे आपको राजा के योग्य बनना है, दोनों में बातचीत हो रही है। उन्होंने बताया ना शुकनास, हाँ, शुक yes, तोते जैसे हाँ। नाके से शुकनास। तो संवाद में कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी बात को नरेट करने के लिए, जो रामायण महाभारत में भी है, लेकिन वो भाषा और व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। तो लौकिक साहित्य का आप उदाहरण ले सकते हैं, वैदिक साहित्य का भी ले सकते हैं, है ना। तो अब ये है कि इसको विजुलाइज करना है आपको। पहली बात, आप कोई साहित्य पढ़ते हैं तो खुद विजुलाइज करते जाते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। जहाँ पर आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं कोई भी साहित्य पढ़ते हुए, तो आपको कठिन लगने लगता है, फिर आप बंद कर देते हैं किताब। यानी विजुलाइज तो कोई भी पाठक कर ही रहा होता है। जिस तरह से विजुलाइज कर रहा है, जिस तरह के चित्रों में, उस चित्र को सिनेमाटोग्राफिक इमेज बनाना सिनेमा है। बहुत सरल है। अच्छा। इसीलिए कविता भी जब कवि लिखता है तो पोएटिक इमेज लेता है। एक बहुत अच्छा पोएटिक इमेज है कि अर्जुन बैठे हुए हैं, कृष्ण रथ लेके चल रहे, एक इमेज है, पोएटिक इमेज है ये। लेकिन कबीर जब ये कह रहे हैं, कबीर अगर ये कह रहे हैं कि जल की मछली अपने बच्चे को जन्म दे रही है पेड़ पे जाके, ये भी इमेज है, लेकिन संध्या भाषा में है। लेकिन और अगर वो जब जिस लड़की का शव पाया गया है वर्जिन स्प्रिंग में बर्फ पहन के, उसका शव पाया गया, पूरा परिवार आया हुआ है, जब शव हटाते हैं तब पता चलता है कि उसके सिर में दबा हुआ था, जैसे पानी निकलता है, वो अब पानी निकला, प्रकृति रो रही है। उसके सामने जो मैक्स वन सीडो का जो कैरेक्टर है, उसकी पीठ दिख रही है, वो पेड़ को, वो गॉड से बात करता है उस समय, ठीक है, और एक पेड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रही है। जो सार्त्र का था कि पेड़ जैसे भी उगा है वो ही उसका एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। ये एग्जाम्पल कैसे दे रहा है? छवि दे रहा है ना सार्त्र, लेकिन उसमें भी दिखा रहे हैं मैक्स वन सीडो जो है एक पेड़ को तरह तरह से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक सिनेमाटोग्राफिक इमेज है, ये पोएटिक इमेज नहीं हो सकता। तो पोएटिक इमेज को सिनेमाटोग्राफिक इमेज में ट्रांसफॉर्म करना फिल्म मेकर का काम है। मतलब यू हैव टू लर्न हाउ टू ट्रांसलेट दो डायलॉग। सिनेमा की भाषा अगर आपको नहीं आती है, फिल्म कैसे बनाएंगे? यही तो भाषा है ना, कि आप जो कुछ भी ले रहे हैं, लौकिक साहित्य, वैदिक साहित्य, कहीं भी संवाद सूत्र ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, आप उसको सिनेमाटोग्राफिकली दिखा रहे हैं या सिर्फ फोटोग्राफिकली यानी कि सिनेमैटिकली दिखा रहे हैं। सिनेमैटिकली दिखाएंगे, आपको संतोष नहीं होगा, बोगस फिल्म बनेगी, वो कोई भी फिल्म हो जाएगी फिर। लेकिन सिनेमाटोग्राफिकली दिखाएंगे, तुरंत एक उच्चता को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आप उसी भाषा में आ गए। वो उसको ट्रांसफॉर्म करना ही लर्न करना है, सिनेमा भाषा समझ पाना। मतलब सर सार उसका वही है कि उसको अगर हम ट्रांसलेट कर पाएँ सिनेमाटोग्राफी, ट्रांसफॉर्म कर, यहाँ सही शब्द हुआ, ट्रांसफॉर्म कर पाएँ तो तभी हो सकता है। और अगर आपको जो आइडिया, मूल बात है, वो अगर ट्रांसमाइग्रेट कर गया इस शरीर से उस शरीर में, तो आपकी फिल्म खूबसूरत है, क्लासिक फिल्म है, सफल आर्ट है। स्ट्रॉम्बोली हमने शब्द इसलिए बताया था ना, हर एक्टर और डायरेक्टर को देखनी चाहिए। 1950 की वो उतनी महत्वपूर्ण फिल्म है जैसे कि रश्मिरन 1950, जबकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी फिल्म 50 में बन रही थी, संग्राम, अशोक कुमार को लेकर, इन लोग की, बॉम्बे टॉकीज की, है ना। लेकिन स्ट्रॉम्बोली उसी तरह की फिल्म है, एक बड़ी फिल्म है। तो क्यों, कैसे फिल्म है? सामान्य रूप से एक महिला एक पुरुष में प्रेम होता है, पुरुष बोलता है कि या तो मुझसे शादी करो या मुझे छोड़ दो, और वो शादी करती है। लेकिन जब जाती है तो सारा जो चाँद तारे के का सपना और सब कुछ उसका बिखर जाता है। देखता है कि वो जो मछुआरों के बीच जो रहता है उसका पति, वो कन्वेंशनल है, वो इस फॉरेन लेडी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और उसको लगातार ऑड्स फेस करना पड़ता है। फिर आगे की नहीं बताएंगे, यहाँ तक तो सारी कहानी होता है, फिर आगे का देखिए। आज जो वाइल्ड फायर लगाया हुआ है, उसने 50 में ये पूरा चीज़ दिखाया, वॉल्केनो वगैरह वो दिखाया, वो इनग्रिड बर्गमैन जैसी एक्टर ने उसको किया था स्ट्रॉम्बोली, आप देखिएगा जरूर सर। कैसे सिनेमाटोग्राफिक इमेज, कैसे रोजेलिनी उसके डायरेक्टर उन्होंने किया था, रोबर्टो रोजेलिनी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे जल्दी अगले एपिसोड में, अगले हफ्ते। नमस्कार। हम लोग साथ साथ उन्नत हों। थैंक यू।